हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ। आप सभी का जो साइंस का किताब है ना, बुक है, पूरे किताब से हम आप सभी को बिल्कुल महत्वपूर्ण और वायरल क्वेश्चन यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले, जो आप सभी के पेपर में 100% गारंटी है कि साइंस के पेपर में बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप सभी लोग साइंस के आप सभी लोग अभी तक आपकी कोई भी तैयारी नहीं हुई है साइंस की, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हो ना, तो आप सभी लोग पूरे के पूरे साइंस में, विज्ञान में 70 में 70 नंबर ला करके बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को बिल्कुल महत्वपूर्ण जो वायरल क्वेश्चन है उसको बताएंगे। और आप सभी का ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, यानी आप सभी के पूरे जिलों में जो आने वाला 7 सेट साइंस का पेपर है ना, वो जो इस बार यानी 2025 में आने वाला आप सभी का 7 सेट पेपर है, उस 7 सेट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं आप सभी को वायरल क्वेश्चन यानी साइंस के 7 सेट पेपर में आने वाले सभी महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। अगर आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को देख लिए तो आप सभी का मात्र इसी एक वीडियो से ही 70 नंबर आप सभी का साइंस में, विज्ञान के पेपर में बिल्कुल पक्का, ये मेरी गारंटी है। आप सभी का जो विज्ञान है ना, इसी यानी पूरे विज्ञान की, संपूर्ण विज्ञान की तैयारी हम आप सभी को इसी वीडियो में खत्म कर देंगे, यानी पूरी तैयारी आपको इसी वीडियो में करा देंगे। और आप सभी का साइंस के पेपर में जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो 100% गारंटी की पूरे क्वेश्चन आएंगे। ये आपका 2025 का जितना भी पेपर है, इस पेपर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और आप सभी को ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। सभी का जो साइंस का पेपर है ये 3 उपखंडों में विभाजित है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो तीनों से रिलेटेड आप सभी को इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और तीनों से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है Fe2O3, प्लस यहाँ पे 2Al यानी एल्यूमिनियम का सूत्र है ये, और यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन यानी एरो के बाद यहाँ पे Al2O3 प्लस 2Fe, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, यहाँ पे इस तरह से पूछ रखा है। यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन है: वियोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया। तो यहाँ पे आपको इसको रटना नहीं है, सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि किस प्रकार का अभिक्रिया है, और यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम होता है, ये क्या होता है, काफी ज्यादा क्रियाशील होता है, यानी ये Fe2O3 जो है ये कम क्रियाशील है, और इसके अपेक्षा जो एल्यूमिनियम है ये क्या अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पे क्या करता है, जैसे 2 पहलवान है, एक पहलवान जो है वो थोड़ा कमजोर है और एक पहलवान जो है वो काफी मजबूत है पहले वाले के अपेक्षा। तो क्या है, अगर दोनों लड़ेंगे तो जो पहलवान मजबूत है वही पहलवान जीतेगा, और जो कमजोर है वो हार जाएगा। तो यहाँ पे वही बात है, जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है ये क्या है, अधिक क्रियाशील है, और ये जो Fe2O3 है ये कम क्रियाशील है। तो इसमें से एल्यूमिनियम जो है ये Fe2O3 में से Fe को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। विस्थापित का मतलब निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए Al2O3, ये जो एल्यूमिनियम है ये इसके ऑक्साइड O3 से जुड़ करके यहाँ पे Al2O3 निकाल दिया, और इसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया, इस Fe को इस O3 से क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो यहाँ पे Fe हो गया। तो ये क्या कर रहा है, इसको अलग कर रहा है, यानी इस रिएक्शन में से, यानी Fe2O3 में से एल्यूमिनियम इसको विस्थापित कर दे रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अपक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अपक्रिया हो गया, क्योंकि ये निकाल रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से आप सभी को क्या करना है, ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे 7 से अधिक, 7 से अधिक जो होता है, अगर 7 से अधिक हो तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, और अगर 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा।
और अगर 7 है तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तीनों को याद करना है क्योंकि तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान हमने इस तीनों में से कौन सा बताया, तो यहाँ पे 7 से कम है तो वो अम्लीय है। अम्लीय कौन होगा, जिसमें 7 से कम है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके खुद इसका आंसर बताइएगा। इतना हमने बता दिया, आप लोग आई होप कि इसको समझ गए होंगे। तो आप लोग दूसरे का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, धावन सोडा यानी धोने की सोडा का रासायनिक सूत्र होता है जिसे डिटर्जेंट पाउडर कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा Na2CO3। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये धावन सोडा का सूत्र होता है, और प्लस इसमें 10H2O इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिर्फ यही सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है 10H2O, तो ये भी क्या राइट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। अब देखिए, जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है, तो उदासीन होता है तो उसका पीएच मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जितने भी क्वेश्चन है सभी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पक्का आएंगे। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्वपोषी पोषण यानी कि स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, स्वयं अपना पोषी करता है, पोषण करता है, उसको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी अपना यानी स्वपोषी में कौन आएगा, तो वो पौधा आएगा। ठीक है, पौधे क्या करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पे उनको अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए किन किन चीजों का आवश्यकता होता है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी यहाँ पे इसको CO2 कहते हैं, इसकी भी आवश्यकता होती है। हम लोगों को जो पेड़ पौधा होते हैं वो हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं और हम लोग उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जिससे वो जीवित है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता भी उनको है। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण पौधे की पत्तियां जो है वो हरे रंग की दिखाई देती है। ठीक है, पड़हरिन जिसे कहते हैं। तो पत्तियां हरी रहेगी तभी पौधा क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा। ठीक है, अगर पत्तियां उसकी मुरझा जाएगी तो पौधा मर जाएगा, खाना ही नहीं बना पाएगा तो खाएगा कैसे। तो यहाँ पे क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, ये भी सही है। और सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसी से उनको मिलता है। ठीक है, उनके पत्तियां हरी भरी सूर्य के प्रकाश से ही रहती हैं जिससे वो भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट भी है, यानी यहाँ पे ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी राइट है। ठीक है, यानी इन चारों चीज की आवश्यकता पड़ती है पौधे को अपना भोजन बनाने में। इस तरह से आपको याद करना है। क्वेश्चन है, जल में घुलनशील होता है, यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी यानी विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है पादपों में यानी पौधों में, ठीक है, जाइलम का कार्य होता है। यहाँ पे जल का संवहन करना, भोजन का संवहन करना, एमिनो अम्ल का संवहन करना और सभी। तो यहाँ पे क्या है, जाइलम यानी जो पौधे होते हैं, ठीक है, पादपों यानी पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें होता है रूट, जड़ें होती है। उन्हीं जड़ों के माध्यम से वो क्या करता है, यानी मिट्टियों में से पानी को क्या करता है, जल को सोर से लेकर के अपने फुकहरे तक, अपने पत्तियों तक वो जल देता है। तो वो जाइलम के माध्यम से ही देता है। तो यानी वो जाइलम क्या करता है, वो जल का संवहन करता है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको इसको हम सॉल्व करके बताते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको सीख ही लीजिए किस तरह से होगा। तो यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी यानी F इक्वल हो जाएगा 1/P। ठीक है, ये जो सूत्र होता है ये क्षमता का सूत्र होता है, लेंस के क्षमता का सूत्र होता है F इक्वल 1/P। ठीक है, P जो है ये क्षमता है पावर डायोप्टर में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले आपको आंसर देखना है कि यहाँ पे सभी आंसर सेमी में दिया हुआ है, यानी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंटीमीटर में ही आंसर ले आना है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर के लिए हो जाएगा F इक्वल 100/P। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में था और ये जो है ये सेंटीमीटर में है। एक उत्तल लेंस की क्षमता यानी क्षमता यहाँ पे कितना दिया हुआ है,
P इक्वल दिया हुआ है 2 डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर को D से दिखाते, और यहाँ पे फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सूत्र पे हम जब रखेंगे इसको मान को, तो क्या निकलेगा, यहाँ पे मान को अब हम इस फॉर्मूले पर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा F इक्वल यहाँ पे 100, और यहाँ पे P का मान कितना दिया है, यहाँ पे P है, P का मान यहाँ पे 2 डायोप्टर है, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है। तो ये कितने में कट जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा F इक्वल यहाँ पे 50, और इसका फोकस दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, ठीक है। F इक्वल कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पे ऑप्शन है बी, 50 सेमी, ठीक है, 50 सेमी या 50 सेंटीमीटर, इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 25 सेमी होती है, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन देखिए, जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है सब आपके यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, तीनों पार्ट से है। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, ऑप्शन ए राइट है। और इसका जो प्रतीक होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, ये ओम है, यानी इस तरह से ओम। नेक्स्ट है यहाँ पे विद्युत धारा मापने का यंत्र है, ऑप्शन यहाँ पे दिया विद्युत जनित धारा, धारा मापी धारा, अमीटर द्वारा, विद्युत मोटर द्वारा, ठीक है। तो विद्युत धारा मापने का जो यंत्र होता है वो अमीटर होता है, इससे विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है, तो ऑप्शन सी राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर के आते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट या लेप चढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे कोई लोहा है और उसको क्या है कि बारिश हो रहा है, उसमें आप लोग फेंक दिए, ठीक है, या कोई नमी स्थान पे उसको रख दिए, तो आप लोग 2-3 दिन बाद देखेंगे तो उस लोहा का कलर बदला रहेगा, क्योंकि उसमें जंक लगे रहेंगे, मूर्छा पकड़ा रहेगा, ठीक है, जिसको मूर्छा कहते हैं, जंक लगा रहेगा। तो वो क्या करता है, जो जंक होता है उस जंक से बचाने के लिए लोग पेंट करते हैं। अगर आप लोग पेंट कर दोगे उस लोहे को और उसको पानी में फेंक दोगे तो उसमें जंक नहीं लगेगा, ठीक है, इसलिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेंट करते हैं। अगर जंक लग जाएगा तो जो लोहा रहेगा वो धीरे धीरे कमजोर होकर टूट जाता है, ठीक है, इसलिए उसको पेंट किया जाता है। तो यहाँ वही है कि लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट या लेप चढ़ाते हैं। पेंट या लेप, ठीक है, वस्तु की सतह तथा हवा या नमी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त कर देता है, यानी जब पेंट कर देते हैं तो उसमें नमी नहीं लगता, उसको समाप्त कर देता है। यही क्वेश्चन है, याद कर लीजिए आप। निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाई केमिस्ट्री, इस तरह से इसका फुल नेम होता है। अब यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम में ये 2 से 3 नंबर का आता है। यहाँ पे देखिए पहला दिया है CH3COOH, तो यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक भी बताएंगे, उससे आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे कितने कार्बन है इसको काउंट करना है, ठीक। तो यहाँ पे 1 और 2, कि पहला कार्बन है, ठीक है, तो इसको मेथ कहेंगे, और दूसरा कार्बन है तो इसको एथ कहेंगे, यानी आप लोग जानते ही होंगे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ठीक है, इस तरह से आप लोग जानते हैं। तो वही यहाँ पे है, यहाँ पे सबसे पहले आपको कार्बन की संख्या गिनना है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, यानी मेथ और एथ, ठीक है, यानी एथ है। अब इसके बाद इसमें क्या जुड़ा है, COOH, यानी इसमें ओइक क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है, ओइक। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे हो जाएगा एथेन, 2 कार्बन को एथेन और पहले कार्बन को मेथेन, तो यहाँ पे हो जाएगा एथे, और यहाँ पे न में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओइक जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे HCHO है, और यहाँ पे 1 कार्बन है, यानी यहाँ पे हो जाएगा मेथेन, ठीक है, 1 कार्बन है, यहाँ पे मेथेन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CHO, यानी अल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है इसमें, क्रियात्मक समूह में अल, तो यहाँ पे हो जाएगा मेथेनल, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा इसका UPSC नाम। नेक्स्ट है यहाँ पे HCOOH, अब इसमें भी O1 जुड़ा हुआ है,
और इसमें भी एक कार्बन है, यानी यहाँ पे हो जाएगा मेथेन। अब इसका क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट है C2H5OH। अब यहाँ पे OH का मतलब ऑल समूह जुड़ा हुआ है, इसमें ऑल क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो CH3 CH2 एकल बांध OH, इस तरह से, और इसमें ऑल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन है और दो कार्बन है, यानी इस कार्बन, पहले कार्बन को मेथेन और दूसरे को एथेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ दो कार्बन है तो यहाँ पे हो जाएगा एथे, और यहाँ पे ऑल समूह जुड़ा है यानी नॉल, तो यहाँ पे हो जाएगा एथेनॉल, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा यूपीएससी नेम लिखना है। ऐसे ही बहुत ही सरल तरीका हमने आपको बताया, जरूर आप लोग तैयार कर लीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पीएच मान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। यहाँ पे देखिए, विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को ही क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। अब इसके बाद इसमें शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का जो सांद्रण होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पीएच। पीएच इक्वल हो जाएगा यहाँ पे -log10, ठीक है, और यहाँ पे H+। या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो H+10 - pH, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यानी कितना आया, शुद्ध जल कितना हो जाएगा, 1 × 10⁷, और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, यानी इतना शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रण जो होता है वो इतना ही होता है, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको पूरे को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बायोलॉजी से श्वसन को परिभाषित कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। श्वसन वह क्रिया है, ठीक है, वो अभिक्रिया है जिसमें कोशिका में कार्बनिक यौगिक प्राय क्या करते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण होता है, और इस क्रिया में CO2 जो होता है और ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसी को श्वसन कहते हैं। इसको यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 सेमी दूरी वाले अवतल दर्पण की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, दिया है, पहले आपको तरीका पता होना चाहिए किस तरह से लगता है, दिया है प्रश्नानुसार, ठीक है। जितने भी मान दिए चिन्ह सहित आप लोग रखिए। F इक्वल दिया है 40 सेमी, और R इक्वल दिया है क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला जानते हो कि यहाँ पे क्या होता है, यानी फोकस और त्रिज्या की जो फॉर्मूला होती है वो F इक्वल R/2 होता है, ठीक है। इसी सूत्र पे आपको रखना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे F का मान दिया हुआ है और R का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसको हम, यहाँ पे F का मान रखते हैं 40, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R इक्वल 2। तो यहाँ पे जो 2 है इधर क्या है, भाग में है, और ये बराबर की इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो और यहाँ पे R इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो R बराबर हो जाएगा 40 × 2। अब यहाँ पे हो जाएगा R इक्वल कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। कितना हो जाएगा, 80, और यहाँ CCM, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक आपको लिखना है, इसका यूनिट लिखना है। देखिए, विद्युत प्रतिरोध का मतलब क्या है, प्रतिरोध का मतलब रुकावट डालना, ठीक है। यानी किसी के मार्ग में, विद्युत के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ क्या है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वो विद्युत प्रवाह का विरोध करता है, यानी रुकावट डालता है, चालक का प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहलाता है। इस तरह से आपको लिखना है, और इसका जो यूनिट होता है, ठीक है, वो R इक्वल V/I, इससे हो जाएगा। और V का, यानी इसका मात्रक वोल्ट होता है, और I का मात्रक एम्पियर होता है।
और इसी को ओम भी कहते हैं, ठीक है, जिसका प्रतीक इस तरह से है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल आता है, ठीक है। और ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, यानी दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे, इस पूरे जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको रिएक्शन करने नहीं आता तो रिएक्शन भी 100% गारंटी है कि आपको बिल्कुल हवा हो जाएगा, आने लगेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। दिया है क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा, जिस बेकिंग सोडा को यानी बेकिंग पाउडर को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। यहाँ पे खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम एवं अणु सूत्र क्या है, इसके बनाने की विधि तथा 2 प्रमुख रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए, ठीक है। बेकिंग पाउडर जो है यानी खाने का सोडा वो सबके किचन में होता है, जैसे जो मखनी वकनी बनता है, ठीक है, उसमें डाला जाता है, जिससे काफी यानी ये क्या करता है, ये जो भी वस्तुएं है खाने पीने वाला उसको उसमें फुला देता है उसको थोड़ा, ठीक है। तो वही बेकिंग पाउडर है, सबके किचन में होता है, व्हाइट कलर का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको इसमें देखिए जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है इसमें कई क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा का आपको रासायनिक नाम और अणु सूत्र लिखना है, सबसे पहले 2 नंबर इसका मिलेगा। इसके बनाने की विधि आपको लिखना है, 2 नंबर इसका मिलेगा। और 2 प्रमुख इसके रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी 2 नंबर इसका मिलेगा। टोटल ये 2 + 2 + 2 इक्वल यहाँ पे 6, ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा आपको इसका रासायनिक नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, लेकिन यहाँ पे बाई लग गया है तो यहाँ पे इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये यच लगा है जिसके कारण यहाँ पे बाई हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर Na2CO3 होता तो वो सिर्फ सोडियम कार्बोनेट होता, लेकिन यहाँ पे यच लगा है तो ये बाई कार्बोनेट हो गया। इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है, इसमें काफी कंफ्यूजन है। NaHCO3 ही सोडियम बाई कार्बोनेट का सूत्र है। अब देखिए इसको बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है यहाँ पे। तो बेकिंग सोडा किस तरह से बनता है, यानी बेकिंग सोडा इसे सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, ठीक है, इसके जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स के CO2 गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसका रिएक्शन। यहाँ पे सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का हमने आपको बताया कि सूत्र याद होना चाहिए, तो वो होता है Na2CO3, ठीक है। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट हो गया और प्लस यहाँ पे CO2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा CO2 गैस प्रवाहित। अब यहाँ पे देखिए जली विलयन बोला है, ठीक है, क्या बोला है, जली विलयन, यानी इसमें आपको जल लेना है, जल का सूत्र। तो ये H2O जो होता है ये जल का सूत्र होता है। अब इसका हम रिएक्शन कराते हैं इस तरह से। इसका हम जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेकिंग सोडा बनेगा, जिसका यहाँ पे रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है और जिसका सूत्र NaHCO3 है, ठीक है। तो यहाँ पे NaHCO3 बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दोनों तरफ इन जो दिया है तत्व, इनके जो सूत्र है उसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है Na2, यानी यहाँ पे सोडियम की संख्या इस तरफ क्या है 2 है, 2 यहाँ पे Na2 का मतलब 2 सोडियम है और इधर क्या है सोडियम की संख्या सिर्फ 1 ही है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से 2 आगे इसके कर देते हैं तो यहाँ पे भी सोडियम की संख्या 2 हो गई, ठीक है, 2 सोडियम की संख्या हो गई। अब यहाँ पे देखिए सब बैलेंस हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 था, यहाँ पे हमने 2 कर दिया, 2 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन था, यहाँ पे 1 कार्बन है, 2 यहाँ पे कर दिए, 2 कार्बन हो गया। 3 यहाँ पे ऑक्सीजन है, 3 2 5 और 1 यहाँ पे है 6 और यहाँ पे 3 यहाँ पे ऑक्सीजन था, इसका 2 में जब इंटू करोगे तो 3 दूना के 6 ऑक्सीजन, यानी ये क्या है टोटल रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, करेक्ट है। इस तरह से आपको रिएक्शन करना है। देखिए रासायनिक विधि में क्या है कि जो यहाँ पे हमने प्राप्त किया है, यहाँ पे हम क्या प्राप्त किए हैं
यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर प्राप्त किए, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे उसी से अब आपको रिएक्शन कराना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर यह विच्छेदित होकर के सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। यानी यहाँ पे जो प्राप्त किए उसी को लेना है, NaHCO3 हमने प्राप्त किया है तो इसी को लेना है। तो यहाँ पे NaHCO3 हो गया 2 ठो, और यहाँ पे इसको 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करना है। तो ये क्या होता है, विक्षेपित होकर फिर से वही बना लेता है जो यहाँ पे है ना, यही वाला तत्व बना लेता है इसको गर्म करने पर। तो यहाँ पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, ये क्या करता है, ये सब बना लेता है। तो आपको ऐसे ही क्या करना है रिएक्शन। बहुत ही अच्छा है, सरल है, आप लोग इसी तरीके से करिएगा। नेक्स्ट रासायनिक विधि क्या है, ठीक है, 2 ठो बोला था तो आपको 2 लिखना है। यहाँ पे यह अम्लों से क्रिया करके सोडियम लवण बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है, ठीक है। अब यहाँ पे यानी जो सोडियम बाइकार्बोनेट हमने प्राप्त किया था उसी को आपको अम्ल से रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पे हो जाएगा NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब प्लस यहाँ पे अम्ल बोला है तो यहाँ पे HCl हम ले लेते हैं क्योंकि ये प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पे HCl, अब इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। किस तरह से होता है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है Na और यहाँ पे ये Cl, ठीक है, ये Na प्लस है और Cl माइनस है। तो ये क्या बन गए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, NaCl हो गया, निकल गया। और इसके बाद यहाँ पे क्या है CO3, अब यहाँ पे हम CO2, और यहाँ पे हमने क्या किया कि एक ऑक्सीजन को इस तरह से इससे अलग कर दिया। तो यहाँ पे ये CO2 हमको प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस यहाँ पे एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पे है, ठीक है, 2 H यहाँ पे हो गए और एक ऑक्सीजन यहाँ से हमने इसको निकाला है। तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O, ठीक है। तो ये जल का सूत्र हो गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। आपको ऐसे ही लिखना है, इस तरह से आपको हमने सिर्फ समझने के लिए बताया, आपको इस सब खींचना नहीं है, सिर्फ समझकर ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड CO2 और यहाँ पे H2O प्राप्त होता है। तो आपको इसी तरीके से कराना है रिएक्शन। आई होप कि आपको सभी रिएक्शन समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पक्का आता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएगा और न्यूमेरिकल में भी आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम आप सभी को इसको बताते हैं। यहाँ पे दिया है 200 वोल्ट यानी V का मान 200 और यहाँ पे 100 वाट, P का मान 100 वाट। बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या दिया है इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्ट दिया है V इक्वल 200 वोल्ट, और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है P का मान दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 100 वाट दिया है P का मान, तो यहाँ पे 100 वाट हो जाएगा। अब देखिए 2 मान दे दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको सूत्र यहाँ पे लिखना है, शक्ति के सूत्र से इसको ज्ञात करेंगे। तो शक्ति इक्वल यानी P इक्वल होता है V का स्क्वायर बाई R। अब इसी फार्मूले से इसको निकालना है। यहाँ पे देखिए P का मान दिया है, V का मान दिया है, लेकिन R का मान नहीं दिया है, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये R जो है इधर चला आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पे R हो जाएगा V का स्क्वायर और ये P जो है ये R के प्लेस पे आ जाएगा, तो यहाँ पे P हो जाएगा। अब इसमें तो आप लोग मान रख ही सकते हो, यहाँ पे V का स्क्वायर यानी कि ये जो V का मान दिया है ये 2 बार रखाएगा, 200 इंटू 200 इक्वल यहाँ पे P का मान जो है वो 100 वाट है। तो इस तरह से आप लोग 100 रखिए। अब यहाँ पे देखिए 2 का 2, 2 दूना के 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे 4 जीरो है, तो इसको आपको लिख देना है और डिवाइड यहाँ पे 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो मर गए, ठीक है। तो यहाँ पे R इक्वल क्या हो गया 400 ओम, ठीक है, यानी 400 प्रतिरोध। यहाँ पे अभी तो R का मान निकला है, अभी क्या है शक्ति का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि पहले तो हमने यहाँ पे 200 वोल्ट और 100 वाट का ही निकाले हैं। इसके बाद दिया है कि यदि 100 वोल्ट
यहाँ पे फिर से वोल्ट का मान दे दिया है। 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी, यहाँ पे इस तरह से पूछ रखा है। अब यहाँ पे देखिए, अब पुनः क्या होगा, पुनः हमको V इक्वल यहाँ पे 100 वोल्ट रखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बल्ब की शक्ति जो है बल्ब की शक्ति P, ठीक है, उसी फार्मूले से जो ऊपर था P इक्वल यहाँ पे V का स्क्वायर डिवाइड R, तो R का मान अब आ गया है तो इसको हम रख करके यानी यहाँ पे बल्ब की शक्ति को निकाल देंगे, ठीक है। तो P और यहाँ पे देखिए V के स्क्वायर की जगह यहाँ पे दिया है V का मान 100 वोल्ट अब दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 2 बार, और यहाँ पे R का मान 400 आया है, तो यहाँ पे आपको R के मान की जगह रख देना है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, P इक्वल, ठीक है, यहाँ पे एक का एक ही रहेगा और 4 जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा और डिवाइड यहाँ पे 400। अब यहाँ पे 2 लड्डू से 2 लड्डू, ठीक है, घर चले गए, और यहाँ पे P इक्वल क्या हो गया, यहाँ पे 100 और बटे के 4। अब देखिए ये 4 का इसमें करेंगे तो ये 4 दूना के 8, ठीक है, 8 यानी 2 आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे बचा 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक जीरो, तो 4 5 20 यानी 25 वाट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इक्वल कितना हो जाएगा 25 और वाट, ठीक है, यानी शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये आंसर है। आपको ऐसे ही पूरा सॉल्व करना। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो दर्पण से है, और ये दर्पण से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। न्यूमेरिकल 2 से 3 न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, 4 नंबर के होते हैं और 6 नंबर वाले भी आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब, ठीक है, यानी बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है। कोई वस्तु कितना रखा है, बिंब का मतलब वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति आपको ज्ञात करना है। प्रतिबिंब यानी भी की आपको स्थिति यानी दूरी ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार दिया है, क्या क्या दिया है इसको लिखना है। तो यहाँ पे दूरी दिया है, कितना दूरी है 10 सेमी है, ठीक है, यहाँ पे दूरी कितना है 10 सेमी है, और उसके बाद फोकस दूरी भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दूरी को माइनस में नापेंगे तो यहाँ पे -10 सेमी। फोकस दूरी है 15 सेमी, और यहाँ पे V इक्वल क्वेश्चन मार्क, इसका आपको ज्ञात करना है। दर्पण के सूत्र से हो जाएगा, यहाँ पे दर्पण के सूत्र से 1/V, ठीक है, प्लस 1/U बराबर 1/F। इसी सूत्र से आपको क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। को पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ पे 1/V, ठीक है, यहाँ पे बराबर 1/F, और ये जो प्लस में 1/U है ये बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे -1/U। अब देखिए इसी फार्मूले पर आपको रखना है, ठीक। तो यहाँ पे 1/V, और यहाँ पे F का मान दिया हुआ है 15, और यहाँ पे माइनस इसका दूरी का मान दिया हुआ है यहाँ पे 10। अब इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/V 1/15 प्लस 1/10। अब देखिए इसका एलसीएम हम ले लेते हैं यहाँ पे 30, क्योंकि 15 दूना के 30 और 10 तिहाई 30, तो यानी दोनों अंकों से 30 कट जाएगा। तो यहाँ पे 15 दूना के 30 और प्लस यहाँ पे 10 तिहाई 30, तो यहाँ पे 1/V इक्वल क्या हो जाएगा 3 दूना के 5 और बटे के ये 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 6 का 30, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा यहाँ पे 6 एकम 6 यानी V एकम V, और यहाँ पे 6 एकम 6, ठीक है, 6 सेमी, यानी यहाँ पे जो आ गया यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वो 6 सेमी दूरी पर रखी जाएगी। और यहाँ पे देखिए इसकी प्रकृति यानी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बोला है, तो यहाँ पे प्लस में आया हुआ है, तो ये क्या है प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेमी की दूरी पर और दर्पण के पीछे बनता है, और प्रतिबिंब आभासी, ठीक है, और सीधा बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, ठीक है, इनके प्रमुख गुण क्या है। यानी ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन, कितने नंबर वाले, यानी सबसे पहले हम आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं।
6 नंबर वाला क्वेश्चन 6 नंबर में आपके पेपर में आएगा। और आप लोग किसी भी किताब, ठीक है, किसी भी पेपर में आप सभी लोग किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखोगे तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया हुआ है पूरे साइंस के पेपर में, ठीक है, बुक में। तो ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन है और वैसे ही क्वेश्चन हमारे चैनल पे आपको मिलते हैं सिर्फ जो आपके एग्जाम में 100% आता हो। तो देखिए, यानी अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं, इसमें 2 क्वेश्चन था। चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य, पहला ये क्वेश्चन। दूसरा कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या है, ठीक है, इनके गुण का मतलब चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो सबसे पहले कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं आप सभी को हम ये बताएंगे, ठीक है, और इसके बाद इनके गुण बताएंगे। तो देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, अब देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ, जैसे यहाँ पे कुछ डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे तो आप लोग इसको काफी अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अब देखिए, ये जो हमने क्रॉस इस तरीके से क्रॉस यहाँ पे कर रहे हैं, ये हम चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहे हैं, ठीक है, इस क्रॉस से चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया जाता है। तो इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र हो गए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसमें क्या है, जैसे हम यहाँ पे कोई चुंबक रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे सपोज हमने कोई चुंबक इस तरीके से रख दिया और ये जो चुंबक है ये यन और यस होता है, ठीक है, यन इधर होगा साउथ और यहाँ पे नॉर्थ होगा, ठीक है, यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ये चुंबक है। यहाँ पे इस तरीके से हमने एक चुंबक रख दिया। अब इसके बाद ये जो चुंबक है, ठीक है, आप लोग भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, आपके पास कोई भी चुंबक है इस तरीके से, ठीक है, तो आप लोग उस चुंबक को ऐसे रखोगे। उसके बाद जो लोहा है, ठीक है, लोहे जो होते हैं ना, आप लोग कच्ची लोहे को, और जो ठोस लोहा होता है वो तो जल्दी नहीं टूटेगा, लेकिन हाँ, जैसे कोई शॉप होता है ना जहाँ पे लोहा वगैरह कटते हैं, वहां से भी आप लोग लोहे के बुरादों को ला सकते हो। तो क्या होता है, जो लोहे के बुरादा रहेंगे, अगर आप लोग इस चुंबक के ऊपर, ठीक है, ऊपर से लोहे के बुरादा को ऐसे गिराओगे तो ये क्या हो जाएंगी, जो चुंबक रहेंगी ये क्या हो जाएंगी, वक्र के रूप में हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये वक्र के रूप में ऐसे हो जाएंगी, इस तरीके से ये वक्र के रूप में हो जाएगा, ठीक है, यानी चुंबक के चारों ओर वक्र बनाकर इस तरीके से ये चुंबक का जो वो लोहे का बुरादा है वो इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे ये किस तरीके से निकल रहा है, यानी इधर से ये निकल रहा है ऐसे, और बाकी इधर जो है ऐसे ये निकल रहा है, निकल कर वक्र के रूप में जाकर इधर जो है ये समाप्त हो जा रहा है, ठीक है, इधर क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। अब देखिए, यानी कि ये क्या होता है, ये नॉर्थ से निकलकर ये वक्र के रूप में जाता हुआ ये यहाँ पे यानी दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो ये वक्र के रूप में चलते। देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब आपको ये समझना होगा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वो काल्पनिक, ये रेखाएं क्या है, काल्पनिक रेखा, यानी ये एक प्रकार से सिर्फ कल्पना किया जा रहा है ऐसे कि ये वक्र के रूप में आती हैं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और ये जो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कोई हम स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे तो ये क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। दिशा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, करती है, उसी को देखिए चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट में जैसे क्या है, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे हमने बताया ना कि यहाँ पे हमने एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचा तो यहाँ पे इसको क्या दिखा रही है, यहाँ पे इसका जो है ऐसे ये जा रहा है, यानी इस तरीके से ये जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और ये क्या है, ये सब चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसी को ये सेव कर रहा है, ठीक है। तो इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अब देखिए चुंबकीय, ये तो था चुंबकीय, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को किस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पे शो करती हैं, ये चीजें था, ठीक है। बाकी यहाँ पे अब आ गया गुण, यानी इसका गुण क्या था। अब देखिए इसको आपको काफी अच्छे तरीके से समझना है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं जो होते हैं वो बंद वक्र के रूप में चलते हैं। हमने आपको बताया ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये क्या कर रही है, बंद वक्र, यानी यहाँ से वक्र बनाती हुई और इधर आकर ये समाप्त हो जा रही है, ठीक है। ये नहीं कि ये कहीं इधर चली गई, कहीं इधर समोसा पकौड़े खाने चले गई, ठीक है, इनको समोसे पकौड़े खाने नहीं जाना है, इनको सीधे क्या जाना है, यहाँ से घर से निकलना है और सीधे
कॉलेज में जाना है, स्कूल में जाना है, तो ये उस तरीके से जा रही है, ठीक है। और बाकी अपने मार्ग से ये नहीं कि इधर उधर चली जाए, सिर्फ वो ये अपने मार्ग पे ही आती हैं। तो ये बंद वक्र के रूप में चलती है। जैसे ये चीजें क्या है, वक्र है और ये बंद वक्र है, इसी के रूप में चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं। बाकी दूसरा क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, कोई भी रेखा है, जैसे यहाँ पे एक रेखा, दूसरा रेखा, ये रेखाएं आपस में कहीं पर भी काटी हुई है? नहीं ना काटी है। यहाँ से निकलकर सीधे ऐसे जा रही है, यहाँ से निकलकर दूसरी रेखा ऐसे जा रही है, बाकी इधर की रेखाएं ऐसे जा रही, कहीं पर भी नहीं कि ये एक दूसरे को ऐसे आ रही है, बाकी दूसरा जो है ऐसे काटता हुआ जा रहा है। ऐसे जो है कभी भी ये रेखाएं नहीं काटेंगी, ठीक है। अगर ये काटेंगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। वो रेखाएं दो दिशाओं को चुंबकीय क्षेत्र के प्रदर्शित करेगा, जो कि संभव नहीं है, यानी बिल्कुल असंभव है। कभी भी ये रेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं काटती, ठीक है। बिल्कुल ये फ्रेंडशिप करके रहती हैं, कभी भी ये फ्रेंडशिप नहीं तोड़ती। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं तथा चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव में वापस आ जाती हैं। हमने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है, ये क्या कर रही हैं, ये मतलब क्या, नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव, ठीक है। इसका मीन्स उत्तरी ध्रुव, यानी ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, ये वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। और यहाँ से फिर इधर से ये रेखाएं क्या होती, बीच में से ऐसे जाती हैं इस तरीके से, और फिर से ये क्या करती है, नॉर्थ से निकलकर फिर से ये साउथ की ओर आती है, ठीक है। यानी फिर से ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में आती है, यही यहाँ पे बोला गया है। तो इस तरीके से इस फिगर को आप लोग जो जहां पर भी ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में, तो इस फिगर को आप लोग, ये डायग्राम को खींच कर ही आप लोग इसको लिखिएगा, जिससे आपको लिखने में भी सुविधा हो जाएगी। और आप लोग इसको पेंसिल से बनाइएगा। और आप सभी लोग, ठीक है, अगर ऐसे बना दोगे तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे 6 नंबर देंगे। आपको डायग्राम भी खींचना है। तो इस तरीके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। अब देखिए ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले कि यहाँ पे किन किन बातों पर निर्भर करता है और बाकी बल की दिशा जो है किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पे आपको पूरा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ यही लिखना है कि हाँ, यानी कि दाएं हाथ बाएं हाथ जो भी है उस हाथ से नियम से जो है ज्ञात किया जाता है। सिर्फ आपको छोटी से आंसर इस वाले क्वेश्चन में लिखना है, बाकी इसका थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका आंसर, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है, में यल लंबाई का एक क्या है, चालक स्थित है। अब देखिए यहाँ पे हम धीरे धीरे बनाना भी शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये क्या हो गए, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गए, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद क्या है, इसमें क्या रखा हुआ है, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख देते हैं बी। अब इसके बाद क्या है, इसमें यल लंबाई का एक चालक स्थित है, यानी इसमें अब यल लंबाई का एक चालक हमें रखना है। चालक क्यों रखना है, अचालक क्यों नहीं, क्योंकि चालक में ही जो होता है वो विद्युत का प्रभाव होता है, ठीक है, चुंबक का प्रभाव होता है। अचालक जैसे प्लास्टिक वगैरह में थोड़ी नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ पे चालक रखना है। चालक मतलब धातु को रखना है, लोहा रख लीजिए आप लोग, ठीक है, सोना पीतल ये सब रखिए। तो यहाँ पे हम लोहा के धातु को रखते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक धातु को ऐसे रख दिए। ठीक है, यहाँ पे हमने एक धातु को रखा और इसकी जो लंबाई है वो क्या है, यल लंबाई का है, यल लंबाई का ये है। अब यहाँ पे ठीक है, यल लंबाई का एक चालक स्थित है जिसमें धारा जो बह रही है वो आई बह रही है। इसमें धारा क्या बह रहा है, यहाँ से धारा करंट का फ्लो हो रहा है, इसमें धारा जो है वो आई बह रहा है, आई धारा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसमें बह रहा है, धारा आई बह रहा है। इसके बाद क्या है, इसमें यदि चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण, यानी चालक का लंबाई यल है, ठीक है, यहाँ पे ये चालक की लंबाई और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे इसके बीच जो यहाँ पे कोण बन रहा है,
ठीक है, वो यहाँ पे बोल रहा है कि थीटा, यानी इसके बीच जो कोण बन रहा है वो थीटा हो तो चालक पर लगने वाला जो बल, यानी इस पे लगने वाला जो बल है उसका मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे पहला क्या है, ठीक है, और ये क्या है, बल के रूप में है, क्योंकि यहाँ पे चालक में लगने वाला बल पूछ रखा है, तो बल के ही हिसाब से सभी यहाँ पे जो है बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो बल है वो क्षण में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी यफ, ठीक है, प्रोपोर्शनल आई, यह प्रोपोर्शनल आई। इसके बाद दूसरा जो यहाँ पे चालक पे लगने वाला बल है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू B। इसके बाद चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, कौन, बल। ठीक है, तो F प्रोपोर्शनल L, इस तरीके। और इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा, चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण थीटा के ज्या यानी कि साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी F प्रोपोर्शनल साइन थीटा, इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से टोटल जो आएगा वो F इक्वल आई बी, ठीक है, L साइन थीटा, यहां से इतना निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। बाकी उसमें एक क्वेश्चन था कि जो बल की दिशा है, ठीक है, वो किस नियम से ज्ञात किया जाता है, तो लगने वाले बल की दिशा जो है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर ऐसे ही लिखना है जैसे हमने आपको इस वीडियो में बताया। बेकिंग सोडा का नाम, ठीक है, तथा रासायनिक सूत्र क्या है, पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसके निर्माण की एक विधि तथा दो मुख्य गुण का भी समीकरण देते हुए आपको लिखना है। यानी यहाँ पे किया है पहला कि यहाँ पे इसका यानी कि रासायनिक सूत्र और आपको इसका नाम लिखना है, दूसरा आपको एक निर्माण की विधि लिखना है, ठीक है, और इसका गुण लिखना है। तो ये जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए आप सभी को सबसे पहले क्या है कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो हम आप सभी को बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम होता है, ठीक है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसका क्या है, रासायनिक नाम है। ठीक है, किसका, बेकिंग सोडा का, आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। बाकी इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए बेकिंग सोडा यानी बेकिंग सोडा को आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, ये किचन में भी यूज होता है। बेकिंग सोडा को एक तरह से खाने का सोडा भी इसका नाम है। ठीक है, जिससे जैसे क्या हो गया, कोई भी बन रहा है, कोई भी चीजें बन रही है, ठीक है, जैसे गोलगप्पे हो गए या वो मकुनी हो गए, ये सब में क्या होता है कि उसको बेकिंग सोडा को डाला जाता है। ठीक है, जिससे वो क्या होते हैं, उसमें वाष्प भरते हैं, वो फूले फूले होते हैं, ठीक है, फूलते हैं, तो वही है बेकिंग सोडा। और इसका जो रासायनिक सूत्र जो है वो NaHCO3 है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो H लगा है ना, इसी के कारण ये बाइकार्बोनेट हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से क्या हो गया, इसका जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा यहाँ पे इसका बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र जो है वो NaHCO3। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप सभी को, इसको रट लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। और क्या है कि ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और इस तरीके से ये क्वेश्चन में भी आपको इसमें पहले यही लिखना है। ठीक है, तभी हम आपको बताएं। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसके निर्माण की एक विधि लिखना है, आपको एक निर्माण की इसकी विधि लिखना है। तो सबसे पहले कि ये बेकिंग सोडा कैसे बनता है, ठीक है, यही आपको निर्माण विधि में लिखना है। उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ठीक है, देखिए बेकिंग सोडा जो है ये किसी न किसी प्रयोगशाला में ही बनेगा। तो यहाँ पे ये भी प्रयोगशाला में बन रहा है, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का मतलब Na, ठीक है, 2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट का है। ठीक है, आप लोग इसको इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है।
ठीक है, ऐसे बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। अब देखिए इसका सूत्र क्या, यानी कैसे इसको प्राप्त किया जा रहा है। अब इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे रिएक्शन, ठीक है। अब आपको रिएक्शन कैसे करना है, देखिए रिएक्शन में सबसे पहले कि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन यहाँ पे अगर बोल दिया तो जली विलयन में आपको H2O लेना है, ठीक है। H2O जल है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, तो आप लोग उसका सूत्र यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, Na2CO3। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इसका नाम, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या है, जली विलयन, तो यहाँ पे H2O, और प्लस यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर रहे हैं तब बेकिंग सोडा प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे CO2। यानी जितने भी चीजें यहाँ पे बोला गया है आप सभी को उसका यहाँ पे रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए, आपको ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है। ऐसे आप सभी को लिखने के बाद अब क्या हो रहा है, यानी प्रवाहित किया जा रहा है, तो अब ये क्या बन रहा है, तो ये बेकिंग सोडा बन रहा है, ठीक है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या था, NaHCO3, ये क्या है, बेकिंग सोडा का सूत्र है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको ये रिएक्शन है, अब इसको संतुलित कैसे करना है, क्योंकि जब तक रिएक्शन को संतुलित नहीं करोगे तब तक ये रिएक्शन सही नहीं होगा, ठीक है। अब संतुलित देखिए कैसे करना है, यानी जितना इधर तत्वों की संख्या होनी चाहिए उतना ये रिएक्शन जो एरो है ना इसके बाद भी होना चाहिए, तीर के निशान के बाद भी। तो यहाँ पे देखिए सोडियम की संख्या सबसे पहले कि यहाँ पे Na2 लगा है, यानी सोडियम की संख्या 2 है और इधर सोडियम की संख्या सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 ऐसे लिख देंगे इसके आगे तो सोडियम की संख्या 2 हो गई, ठीक है। और बाकी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो C है इसकी संख्या 1 और 2 C की संख्या यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, तो C की संख्या भी 2 गई और H की संख्या भी 2 हो गई, और जिसके नीचे ये 3 दिया है 3 का इसमें गुणा होगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन की संख्या, अब इधर देखिए ऑक्सीजन की संख्या भी इधर 6 होना चाहिए, ठीक है। 6 जब इधर है तो इधर भी होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 1 3, ठीक है, 3 और यहाँ पे 3 हो गया और 3 यहाँ पे ऑक्सीजन 6, तो ऑक्सीजन की संख्या भी बैलेंस है। और यहाँ पे देखिए अब आपको हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे बैलेंस है कि नहीं ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमने 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, ठीक है। तो समझिए आप लोग बैलेंस ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यानी बेकिंग सोडा आपको ऐसे ही बनाना है। बेकिंग सोडा किससे बना है, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और जली विलयन, ठीक है, और CO2 गैस हम जब इसमें प्रवाहित किए तब जाके हमें बेकिंग सोडा प्राप्त हुआ, ठीक है। ऐसे बिल्कुल सरल है, बहुत सरल है, सिर्फ आपको, ठीक है, कोई समझाने वाला अच्छा नहीं। अगर आप लोग एक बार समझ गए ना हमारे तरीके से तो आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे और किसी भी रिएक्शन को आप लोग चुटकियों में कर लोगे। तो इस तरीके से आपको जैसा हम बता रहे हैं आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। जैसे एक हम टॉपर स्टूडेंट है वैसे आप सभी को भी हम टॉपर बनाना चाहते हैं, ठीक है, और आपको ऐसे ही बताते हैं। तो इस तरीके से आपको ऐसे पढ़ना है। अब देखिए नेक्स्ट आ गया यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण, क्योंकि क्वेश्चन में गुण भी पूछा था। अब देखिए गुण में क्या हो जाएगा कि इसमें आप सभी को, ठीक है, रिएक्शन भी देना है, यानी आपको इसके देखिए यहाँ पे 2 मुख्य, ठीक है, गुण समीकरण देते हुए लिखिए, यानी आपको समीकरण देते हुए लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कि ये जल में आंशिक रूप से घुलनशील है, यानी जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो जल में आंशिक रूप से घुलनशील है, ठीक है, और लवण जलयोजन के कारण इसका विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। अब देखिए आपको यहाँ पे रिएक्शन भी देना है, तो सबसे पहले आप सभी को रिएक्शन में गुण में क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके गुण अगर पूछेगा ना तो आपको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को लेकर ही रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया प्लस, क्योंकि यहाँ पे आंशिक रूप से घुलनशील है, ये जल में घुलनशील है, तो यहाँ पे जल ले लीजिए आप लोग H2O। और ये जो प्राप्त हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा प्राप्त, पहला कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है, यहाँ पे Na, ठीक है, Na, और यहाँ पे एक वो जो है यहाँ पे जुड़ गया तो ये NaOH हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये NaOH यानी इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। प्लस यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे H2 बचा है, ठीक है, और यहाँ पे CO3 बचा है, तो यहाँ पे हो गया H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे पहला ये रिएक्शन हो गया।
दूसरा गुण में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके 2 गुण पूछे थे। तो बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है अथवा इसके विलयन को उबाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यानी जो पहले वाला रिएक्शन था उसी को सिर्फ आपको क्या कर देना है, यहाँ पे उल्टा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ था, सबसे पहले कि यहाँ पे सोडियम बेकिंग सोडा को गर्म किया जा रहा है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो यहाँ पे उसका सूत्र सबसे पहले लिखना है। ठीक है, और इसको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। गर्म का फॉर्म जो होता है वो इस तरीके से गर्म का ये फॉर्म है। ठीक है, गर्म इसका मतलब कि गर्म किया जा रहा है। अब इसके बाद क्या बनेगा, ये Na2CO3 जो फर्स्ट रिएक्शन हम आपको बताया ना वही वाला है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे CO2। तो इस तरीके से हो गया। आपको यहाँ पे सिर्फ 2 लगा देना है, बाकी वही सब चीजें इस तरीके से आपको पूरा करना है। ठीक है, बहुत ही ये वायरल क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, 100% बिल्कुल पक्का है कि आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच को परिभाषित कीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। ये भी बहुत वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट क्या है इस अभी तक यानी कि 80% और 80% तक तैयारी पूरा उनका हो गया होगा साइंस का, ठीक है, या 85% तक, वो स्टूडेंट जानते होंगे कि ये क्वेश्चन कितना वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो और जितने स्टूडेंट अभी तक नहीं तैयारी इतना कर पाए हैं वो स्टूडेंट अब से तैयारी कर लीजिए ऐसे क्वेश्चनों को जो आपके एग्जाम में हर साल आता है। तो देखिए पीएच सबसे पहले किसे कहते हैं, तो पीएच किसी विलयन का पीएच मान, ठीक है, यानी 10 की ऋणात्मक घात की वो संख्या है जो उस विलयन के जो हाइड्रोजन आयन है H+ सांद्रण का मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स को प्रदर्शित करती है, उसको पीएच कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी पीएच इक्वल माइनस लॉग, यानी ऋणात्मक घात के 10 है, तो यहाँ पे देखिए पीएच का 10 की ऋणात्मक घात, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग 10, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन H+, ऐसे लिख सकते हो, या R ऐसे आप लोग यानी इस तरीके से भी लिख सकते हो, H+ हाइड्रोजन आयन इक्वल यहाँ पे 10 के पावर माइनस पीएच, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो दोनों तरीके से। ठीक है, और इस पे क्या है न्यूमेरिकल भी आता है जो हम पहले से भी बता चुके हैं और आप लोग कमेंट करोगे फिर भी बता देंगे। ठीक है, और ये जितने यानी इस पे जितने भी न्यूमेरिकल है सब बता चुके हैं जो कि आपको हमारे चैनल के विज्ञान के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सबसे वायरल क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, इसके 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण सबसे पहले क्या है, और आप लोग इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को जरूर जानते हो, देखे भी होंगे आप लोग। ठीक है, लेकिन आपको अभी पता नहीं है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा है। ठीक है, आपको ये याद नहीं होगा कि हाँ यही चीज है जो हमने देखा है। अभी हम आपको बताएंगे तो आप लोग समझ जाओगे। जैसे क्या होता है कि जब कहीं यानी कि हाथ क्रैक हो जाता है, ठीक है, पैर में क्रैक आ जाता है, मोच आ जाता है, या टूट जाते हैं हाथ पैर किसी का, तो आप लोग देखे होंगे कि डॉक्टरों के पास वो लोग जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसके हाथों में पैरों में व्हाइट कलर का एक पट्टी बांध देते हैं जो काफी मोटा होता है। ठीक है, उसे प्लास्टर भी गांव देहात में कहा जाता है। तो वो जो होता है जो व्हाइट कलर का होता है ना प्लास्टर, उसे कहा जाता है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो आप लोग जरूर देखे होंगे, आपको याद आ गया कि हाँ वही है। आप लोग जब देखोगे तो वो क्या कहोगे, आप लोग प्लास्टर नहीं कहोगे, वो कहोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, ऐसे कहना है आपको। तो इस तरीके से आप लोग जान गए। अब यहाँ पे देखिए निर्माण इसका कैसे होता है, इसे भी जानना जरूरी है। इसे देखिए जिप्सम से बनाया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे बनाया जाता है, जिप्सम से बनाया जाता है। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4, ठीक है, यहाँ पे .H2O, यानी कि जिप्सम का जो सूत्र होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, इसे हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। तो जिप्सम को क्या किया जाता है, एक भट्ठी में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। इस ताप पर यह अपने क्रिस्टलीय जल के 3/4 अणु निकाल देता है। अब इसमें से जब जल निकल जाएंगे तो ये ठोस हो जाएगा। ठीक है, तो वही वो प्लास्टर के टाइप का हो जाएगा। तो वही क्या है, अणु निकाल देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, बनता है। तो इस तरीके से सबसे पहले कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी ऐसे ही इसका निर्माण होता है। अब इसके बाद देखिए इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा। सबसे पहले कि ये जिप्सम से बन रहा है तो आपको जिप्सम का सूत्र जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, CaSO4.2H2O। ये क्या है, जिप्सम का सूत्र है। और यहां पे क्या हो जाएगा, इसको जब हम 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म कर रहे हैं
तो ये क्या बन रहा है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपको याद होना चाहिए, Ca, ठीक है, SO4 और यहाँ पे 1/2, ठीक है, 1/2 H2O प्लस यहाँ पे 3/2 H2O, यानी ये क्या करता है, यहाँ पे 3/4 अणु जल का निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे जो जल की संख्या है वो 2 है, 2H2 है, यानी जल की संख्या 2 है, और इधर भी 2 है। सिर्फ आपको यहाँ पे हमने लिखने का तरीका बदल दिया है, इसको जिप्सम के सूत्र के हिसाब से हमने लिखा हुआ है, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे 1/2 और प्लस 3/2 है, तो यहाँ पे हम लिख देते 1/2 और प्लस 3/2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों का समान है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, और बाकी सब हर समान है तो ये ऊपर के जुड़ जाएंगे, तो ये 3 1 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 2 दूना के 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2/1 यानी 2 बचा सिर्फ। तो यहाँ पे जल की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गए। ठीक है, और इधर भी जल की संख्या 2 है, और बाकी ये तो CaSO4 है, ये है, तो यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे आप सभी को पूरा तैयार करना है। और ये जो बन गया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। आप लोग यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका देखिए उपयोग क्या हो जाएगा, इसका उपयोग टूटी हड्डियों को सही अवस्था में जोड़ने में किया जाता है, जो कि हमने आपको बताया पहले ही। इसके बाद इसका उपयोग खिलौने, स्टेचू, सजावटी सामान तथा ज्वेलरी बनाने में भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, यानी स्टेचू, खिलौने, ये सभी बनाने में इसका प्रयोग होता है। और ये आप लोग, ठीक है, यानी कि ब्लैक बोर्ड पे आप लोग जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, और कभी ना कभी पढ़े ही होंगे, तो जब आप लोग छोटे थे तब पढ़े होंगे। तो ये ब्लैक बोर्ड पर जो सर लोग लिखते थे, मैम लोग लिखती थी ना चाक से, वो किसका था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता था। ठीक है, तो ये ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चाक बनाने में भी प्रयुक्त होता है। ऐसे आपको समझ में आ गया, इसके उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। आई होप इतने अच्छे तरीके से हमने आपको बताया ये कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे कमजोर स्टूडेंट भी इसको याद कर सकता है हमारे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और आपको बहुत बहुत वायरल अभी क्वेश्चन आएंगे आपके बायोलॉजी के, और अभी आप सभी के फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे। सभी की साइंस की तैयारी अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुई है ना, फिर भी आप लोग मात्र इतना तैयार कर लेते हो जितना हम आप सभी को बता रहे इस वीडियो में। तो आप लोग यानी कि आप सभी का, यानी कि ठीक है, 70 में आपका 40 नंबर तो बिल्कुल पक्का ही हो जाएगा, और इससे आप लोग फर्स्ट डिवीजन से पास हो सकते हो। अगर टॉप करना है तो जितने भी वीडियो हमारे चैनल पे साइंस की प्लेलिस्ट में भी आप लोग देख लीजिएगा, और इसे भी तैयार कर लीजिएगा। और न्यू मॉडल पेपर हमारे चैनल पे 5-6 उसको भी तैयार कर लीजिए, तो आपका पूरा 70 में 70 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए हम सभी जीवित होने के लिए, ठीक है, भोजन लेते हैं, यानी वो पोषण ही है। तो पोषण लेते हैं, तो देखिए जीवित होने के लिए पोषण लेते हैं, और पोषण हमारे, ठीक है, यानी कि हमारे जीवन काल का सबसे इम्पोर्टेंट चीजें पोषण ही है। ठीक है, पोषण से ही हम सभी लोग जीवित हैं और हमारी वृद्धि और विकास हो रही है। ठीक है, इस तरीके से तो आप लोग समझिए कि सभी जीवधारियों को जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा के प्राप्ति भोजन के द्वारा ही होता है। पोषण में कौन कौन से तत्व आ जाएंगे, जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आयरन, ये सब क्या होता है, आ जाएंगे। तो यहाँ पे वो प्रक्रम जिसके द्वारा भोजन जीवधारियों को प्राप्त होता है वही पोषण कहलाता है। अब देखिए क्यों आवश्यक है, पोषण से केवल जैव प्रक्रमों को चलाने के लिए ऊर्जा ही नहीं प्राप्त होती, बल्कि इससे वृद्धि तथा विकास एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं एवं ऊतकों की मरम्मत के लिए पदार्थों का भी प्राप्त होता है। यानी अगर आप लोग जैसे क्या है पोषण लोगे, अब क्या होता है किसी को जैसे ब्लड की कमी हो जाती खून की, तो वो क्या करते हैं, वो जो है अनार के रस को पीते, जूस को पीते। ठीक है, तो उससे क्या हो रही है, उनकी यानी उनकी जो भी वो पदार्थों को, उनके मरम्मत के लिए पदार्थों की भी प्राप्ति हो रही है, नहीं उन्हें ब्लड की, ठीक है, जो कमी है उसको दूर किया जा रहा है। बाकी अगर जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई घाव लग गए किसी को, तो अगर जो है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब अच्छे फलों को खाएंगे, अच्छे पोषक तत्व लेंगे, दूध दही खाएंगे, तो वो घाव भी अच्छे से भर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यानी ये पोषण अनिवार्य है, और ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो कि ये यूपी बोर्ड के 2020 में आया हुआ है, 18 में, ठीक है, और यहाँ पे 19 में और 22 में इस तरीके से
यानी कई बार आया हुआ है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो समझिए वो बहुत वायरल क्वेश्चन है, हर साल ये आपके पेपर में आता है। क्वेश्चन क्या है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो? परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कई प्रकार से ये क्वेश्चन दे देगा, आप लोग मात्र आंसर याद कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड आप लोग इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए परिवार नियोजन किसे कहते हैं, यानी परिवार को नियोजित करके, ठीक है, बच्चों की संख्या को सीमित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। ऐसे आप लोग तैयार कर लीजिए इसको। बाकी परिवार नियोजन यानी परिवार कल्याण क्या है, इसे फैमिली प्लानिंग भी कहा जाता है। ठीक है, परिवार कल्याण यानी परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य जन्म दर को कम करना है। जब परिवार में सीमित यानी 2 से 3 बच्चे होंगे तो कल्याणकारी योजनाओं को भी क्या है इसी प्रकार, ठीक है, बनाया जा सकता है। परिवार में बच्चों को पेट भर अच्छा भोजन, तन ढकने को वस्त्र, उचित शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल आसानी से की जा सकती है। यानी जब बच्चे की संख्या 2 से 3 रहेंगे तभी, अगर 1 दर्जन 2 दर्जन रहेंगे तो कैसे हो पाएगा? 1 दर्जन 2 दर्जन रहेंगे तो उनको शिक्षा भी नहीं अच्छी मिल पाएगी और भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाएगा, और ठीक है किसी तरह माँ बाप वस्त्र का जुगाड़ तो कर ही देंगे। तो इस तरीके से, ठीक है, यानी कि 2 से 3 बच्चे ही होने चाहिए, इससे परिवार का कल्याण होगा। ठीक है, और परिवार सीमित रखने के लिए विभिन्न उपाय हैं। इसको 2 विधियों में बांटा गया, अस्थायी विधि और स्थायी विधि। ठीक है, 2 विधियां हैं इसके इम्पोर्टेंट, अस्थायी और स्थायी। देखिए अस्थायी विधियों में क्या पे है, आत्म संयम, ठीक है, यानी सेल्फ कंट्रोल। पुरुष का स्त्री के साथ केवल सुरक्षित काल में ही लैंगिक संपर्क हो, शेष दिनों में वो क्या रखे, सेल्फ कंट्रोल रखे। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को लिखना है। इसके बाद देखिए, यानी ये अस्थायी विधि है। दूसरा विधि क्या है, लूप। अस्पतालों में परिवार कल्याण विभाग के द्वारा स्त्रियों को लूप लगाने की व्यवस्था, इसके लगवाने के बाद क्या होता है, गर्भाधारण नहीं हो सकता है। ठीक है, ये अस्थायी विधि, यानी कि जरूरी नहीं कि लूप लगाने से और ये सब चीजें करने से, ठीक है, जो गर्भाधारण है वो रुक सकता है। ठीक है, रुक भी सकते हैं, नहीं भी, इसलिए इसे इस विधि को अस्थायी विधि कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे निरोध। निरोध का प्रयोग पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसके प्रयोग से गर्भाधारण नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा, स्त्रियों का सुरक्षित काल, यानी यहाँ पे मासिक धर्म के 1 सप्ताह पूर्व तथा 1 सप्ताह बाद का समय सुरक्षित काल कहा जाता है। इस समय में गर्भाधारण करने की संभावनाएं कम रहती है। यह विधि विश्वसनीय नहीं है, यानी ये विश्वसनीय नहीं है, सिर्फ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रासायनिक औषधियां, यानी अस्पताल से क्या होता है, गर्भ निरोधक गोलियां जो है प्राप्त की जा सकती है, जिससे क्या होता है, गर्भाधारण करने की संभावनाएं कम हो जाती है। ये भी अस्थायी विधि है, कोई निश्चित नहीं कि इससे स्थायी विधि हो सकता है ये। इसके बाद है गर्भ समापन यानी कि अबॉर्शन। ठीक है, अनावश्यक बच्चे के लिए अस्पताल जाकर लेडी डॉक्टर की सलाह से गर्भाशय कराया जा सकता है। प्रशिक्षित अकुशल स्त्री के द्वारा गर्भ समापन नहीं कराना चाहिए, इससे क्या होगा कि महिला के जीवन को खतरा हो सकता है। अब देखिए ये सब जितने भी विधि थे अस्थायी विधि थे। ठीक है, जो कि क्या है, इस पे कॉन्फिडेंस नहीं किया जा सकता। कॉन्फिडेंस सिर्फ स्थायी विधि यानी कि परमानेंट मेथड्स को ही किया जा सकता है। इसमें क्या है, 2 सिर्फ यहाँ पे विधि है। इसमें पहला है कि पुरुष का ऑपरेशन, ठीक है, यानी शुक्र नलिका का यह बहुत ही साधारण ऑपरेशन है, इसमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। और महिला ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, अंड नलिका का यह ऑपरेशन साधारण होता है, घाव पूरा होने की अवधि में सावधानी रखनी चाहिए। तो ये क्या है, इसकी स्थायी विधि है। तो इस तरीके से आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पक्का आएगा। और ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, कितने नंबर के, 6 नंबर वाले। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना वायरल क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हो, हम आपको कितने वायरल क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा और बहुत ही मेहनत से समझाकर आपको बता रहे। वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, कम से कम देखिए आप लोग इस पे 1000 लाइक कर दीजिए। आप लोग 1000 लाइक कर देंगे तो हम जान जाएंगे कि आप लोग क्या हो, बहुत ही टॉपर स्टूडेंट हो और हमारे आप सभी बातों को आप लोग समझ के जरूर आप लोग 90% 95% लाओगे। तो आप लोग 1000 लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को इतना अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, कि 1000 लाइक इस पे आना चाहिए।
ठीक है। अगर आप लोग 1000 लाइक कर दिए तो समझिए इसी तरीके से आपको हम इंग्लिश का, ठीक है, और मैथ का जो भी है, सोशल साइंस, सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही लेकर आएंगे आपको डेली। और आपका मात्र यानी कि 20 से 15 दिन में हम पूरे क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी करा देंगे, ठीक है। और आपका यानी कि इन्हीं 20 से 30 दिनों में, यानी 15 से 20 दिनों में आप लोग समझिए कि हम आपको बिल्कुल टॉपर बनाकर ही छोड़ेंगे। एक कमजोर स्टूडेंट भी टॉपर बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, जब हम आपको पूरे वायरल क्वेश्चन ही बता देंगे, वही आपको लिखना है, वही याद करना है, ठीक है। तो क्यों नहीं आप लोग टॉपर बनोगे, जरूर बनोगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मेंडल के नियमों की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या आप सभी को करना है। देखिए कितना बार आया हुआ है, ठीक है। मेंडल के वंशागति नियमों को समझाइए, ये भी कितने बार आया है। मेंडल के नियम क्या है, उपर्युक्त चित्रों के माध्यम से आपको स्पष्ट करना है। देखिए कितने तरह से आया है। स्वतंत्र अभिवन के नियम बहुत ही, और आपको रेखा चित्र भी इसका करना है, ठीक है। बहुत अच्छा है। उत्तर क्या हो जाएगा, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, ठीक है, यानी मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी। मेंडल ने उद्यान मटर, ठीक है, पर किए गए संकरण प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के 3 नियम प्रतिपादित किए हैं, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। जैसा कि बार बार ये पेपर में आता है, जितने भी हम पेपर आपको बताते हैं, ठीक है, सभी में आता है। तो हम कहते हैं कि आपको हमारे चैनल पे इसकी वीडियो मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को मिल गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए जरूर, इसको बहुत वायरल क्वेश्चन है। पहला देखिए नियम जो है मेंडल का, वो प्रभाविता का नियम है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या है, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले 2 पौधे, ठीक है, शुद्ध का संकरण कराया जाता है, तब प्रथम संतानी पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है तथा दूसरा लक्षण छिप जाता है, लुप्त हो जाता है, ठीक है। दिखाई देने वाला लक्षण ही प्रभावी लक्षण कहलाता है, यानी डोमिनेंट, ठीक है, और यहाँ पे कैरेक्टर कहलाता है, तथा छिपा रहने वाला लक्षण जो वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस नियम को प्रभाविता का नियम, इसी नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी एक प्रभावी लक्षण है, प्रभावी यानी जो दिखाई दे रहा है, और एक अप्रभावी लक्षण है जो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, उसी में लिप्त हो जा रहा है। अब देखिए व्याख्या क्या है, यानी व्याख्या हो जाएगा जब समयुग्मजी लाल पुष्प, ठीक है, यानी लाल पुष्प को कैपिटल RR से दिखाया है, वाले पौधे का समयुग्मजी सफेद पुष्प, यानी इसको स्मॉल RR से दिखाया है, वाले पौधे से संकरण कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे लाल पुष्प, यानी यहाँ पे लाल पुष्प का मतलब यहाँ पे एक लाल पुष्प का R और एक यहाँ पे सफेद पुष्प का छोटा R, ठीक है, वाले होते हैं। तो R लाल रंग है और जो R छोटा है वो सफेद रंग है, जो कि इसमें छिपा रहता है, ठीक है, सफेद रंग के जीन है। और R प्रभावी जीन की उपस्थिति में, और जो स्मॉल R है वो सुप्त जीन है, यानी ये उसमें लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है, अप्रभावी हो जाता है, अपने को व्यक्त नहीं कर पाता है, इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए शुद्ध लाल पुष्प हमने ले लिया जिसको कैपिटल RR से दिखाए थे, और शुद्ध सफेद फूल ले लिया जिसको स्मॉल RR से दिखाए थे। अब देखिए इसमें इसके बाद इसको अलग कर दिया यहाँ पे, यानी ये दोनों इस तरीके से थे, अब इसको अलग अलग कर दिया, यानी ये युग्मक बन गए, ठीक है। और ये P1 पीढ़ी था, यहाँ पे हमें F1 पीढ़ी को प्राप्त करना है। अब यहाँ पे RR हो गया, यहाँ पे स्मॉल RR। अब यहाँ पे देखिए एक इस तरीके से आपको कैपिटल R से लाना है, यानी यहाँ पे संकर करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इससे लाना है और एक यहाँ पे स्मॉल R से लाना है, यानी कि एक लाल पुष्प का जीन लेना है, एक सफेद पुष्प का। तो यहाँ पे ये जो है ये इसका R हो गया, और बाद में इसको लाया तो यहाँ पे स्मॉल R हो गया। इसके बाद इसका R एक ले लिए, इसके बाद इस वाले R से एक ले लिए, ठीक है, ऐसे बन गया। इसके बाद यहाँ से एक R ले लिए और यहाँ से एक छोटा R ले लिए, ठीक है, ऐसे संकर हो गया। इसके बाद यहाँ से R ले लिए, इस यहाँ से छोटा R ले लिए, यानी एक बार आपको इससे लेना है तो एक बार इससे लेना है, एक बार इससे लेना है, तो एक बार आप सभी को ऐसे लेना है, एक बार ऐसे लेना है, तो एक बार ऐसे, ठीक है, बहुत ही सरल है। अब देखिए प्राप्त क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे R जो है ये छिपा हुआ है, हमने आपको बताया अप्रभावी है तो ये दिखाई नहीं देगा, बाकी जो कैपिटल R है वो दिखाई देगा। कैपिटल R का रंग कैसा है, लाल है, ठीक है, तो संकर लाल प्राप्त हुआ, संकर लाल, संकर लाल, संकर लाल, ठीक है, यानी यहाँ पे F1 पीढ़ी में लाल प्राप्त हो गया पुष्प। तो ये पहला नियम था। दूसरा नियम है मेंडल का पृथक्करण का नियम, या इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन्स,
पृथक हो जाते हैं और युग्मक में प्रत्येक जीन जो है जोड़े का एक जीन ही पहुंचता है, अर्थात युग्मक में प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीन ही होता है। इसे युग्मक की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या हो जाएगा, ठीक है, पृथक्करण का नियम का। जब लाल यानी कि यहाँ पे RR एवं सफेद पुष्प RR स्मॉल वाले पौधे का संकरण कराया जाता है तो जो F1 पीढ़ी है, ठीक है, F1 पीढ़ी के सभी संकर पौधे यानी यहाँ पे कैपिटल R और स्मॉल r यानी लाल पुष्प वाले होते हैं, ठीक है। और F1 पीढ़ी के पौधे में युग्मक निर्माण के समय R और R जीन अलग अलग हो जाते हैं, यानी पृथक्करण का मतलब अलग अलग हो जाना, ठीक है, हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में इनमें से केवल एक जीन पहुंचता है। युग्मकों के संयुग्मन से F2 पीढ़ी में लाल एवं सफेद दोनों प्रकार के पुष्प वाले पौधे 3:1 के अनुपात में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि संकर यानी हाइब्रिड में तुलनात्मक लक्षण परस्पर मिश्रित नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। युग्मक निर्माण के समय से ये पृथक हो जाते हैं, इसलिए इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या है यहाँ पे नियम, मेंडल के स्वतंत्र अपविवहन का नियम, ठीक है। 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीनों के जोड़े के जीन एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होकर युग्मकों में आ जाते हैं और निषेचन के समय युग्मक आपस में अनियमित ढंग से संयोजित होते हैं। इसके फलस्वरूप नए नए संयोग बनते हैं, यानी नए नए, ठीक है, यहाँ पे संयोग करके बनते नए नए चीज। तो यहाँ पे व्याख्या क्या हो जाएगा इसका, इस नियम की व्याख्या द्विसंकर क्रॉस के आधार पर की जा सकती है। पीले गोल तथा हरे झुर्रीदार बीज वाले समयुग्मजी पौधे में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी संकर पौधे पीले गोल बीज वाले होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मेंडल है वो सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर, मटर के, ठीक है, दानों पर किया था, क्योंकि मटर में कई प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। आप लोग देखे होंगे कभी हरा मटर होता है, ठीक है, हरा मटर को भी सुखा दिया जाता है तो वो हरे झुर्रीदार के टाइप का हो जाता है, और पीला मटर होता है। इस तरीके से उसमें कई विभिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी मटर के पौधे बहुत छोटे होते हैं और किसी मटर के पौधे काफी बड़े होते हैं। किसी मटर के पौधे में सफेद फूल खिलता है, किसी में नीला और सफेद दोनों खिलते हैं, यानी कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई गई, ठीक है। इसलिए अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यह प्रभाविता के नियम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। F1 पीढ़ी के पौधे में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में निम्न 4 प्रकार के बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला है गोल पीले यानी राउंड येलो, उसके बाद है गोल हरे राउंड ग्रीन, झुर्रीदार पीले ब्रिंकल्ड येलो और झुर्रीदार हरे ब्रिंकल्ड ग्रीन। इस तरीके से यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। देखिए क्या है कि गोल पीला बीज का मतलब यहाँ पे बड़ा बड़ा R, ठीक है, कैपिटल R और कैपिटल Y रहेगा, और झुर्रीदार के लिए दोनों स्मॉल रहेंगे, जो चीजें वही स्मॉल रहेगा, ठीक है। ये जनक पौधे हैं। अब इसके बाद क्या हो गया, यहाँ से युग्मक बन गए, ये युग्मक हो गया, ये कैपिटल यहाँ पे RY में बट गया, ये स्मॉल RY में बट गया। अब ये दोनों जब संकर करके बने तो ये प्राप्त जो हुआ F1 पीढ़ी में वो यहाँ पे इसका R, ठीक है, और इसका यहाँ पे स्मॉल R, फिर इसका Y और यहाँ पे इसका स्मॉल Y, ऐसे F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, ये नर युग्मक क्या बन गए। अब देखिए जैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, यानी यहाँ पे आपको RY लिखना है, ठीक है, यानी ये गोल पीला बीज है, यहाँ पे RY, ठीक है, ऐसे लिखना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, RY, और यहाँ पे छोटा R और बड़ा Y, ठीक है, छोटा यानी R और यहाँ पे छोटा Y, ऐसे लिखना है। यानी सिर्फ आपको ये लाइन और ये लाइन आप लोग तैयार कर लिए तो समझिए ये जो है कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है, बहुत ही सरल चीजें हैं ये। और यहाँ पे कैपिटल R और कैपिटल Y, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल Y, स्मॉल R सॉरी, और यहाँ पे कैपिटल Y, ठीक है, स्मॉल R और स्मॉल Y, ऐसे आपको लोग को सिर्फ इस लाइन को याद कर लेना। बाकी आपको क्या करना है, इससे एक एक R को, ठीक है, और इससे एक एक Y को यहाँ पे लिख देना है। तो ये गोल पीला बन गया, ठीक है, यहाँ से एक कैपिटल R और यहाँ से एक कैपिटल R, ठीक है, और यहाँ से एक बड़ा Y और यहाँ से एक छोटा Y
मिलकर के ये गोल पीला बन गया। तीसरे में देखिए आपको ये चीजें बार बार लेना है, बाकी ये नेस्ट होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर हो गया कैपिटल, यहाँ पे छोटा आर इससे लिए, फिर यहाँ पे बड़ा वाई लिए, इससे बड़ा वाई ले लिए, ये गोल पीला बन गया। इसके बाद फिर यहाँ पे आर लिए, इससे छोटा आर लिए, इससे बड़ा वाई लिए, इससे छोटा वाई लिए, ये गोल पीला बन गया, ठीक है। ऐसे ही आप सभी को सभी में करना है, सभी में, यानी ये चीजें और ये चीजें सिर्फ आपको देखना है, ये चीजें फिर ये चीजें फिर ये सभी में आप लोग को करना है। तो इस तरीके से क्या है, कहीं गोल पीला, ठीक है, और कहीं गोल हरा बन गया, कहीं गोल पीला बन गया, यानी जो भी है यहाँ पे ये जो अगर ऐसे प्राप्त होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे बन गया, यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल वाई, अगर ये प्राप्त हो गए तो ये गोल हरा हो गया, ठीक है। और इस तरीके से, और अगर इस तरीके से यहाँ पे ये प्राप्त हो गया, यहाँ पे आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है, और यहाँ पे डबल छोटा वाई, तो ये गोल हरा ये भी बन गया। और इसके बाद यहाँ पे प्राप्त हुआ, ठीक है, इस तरीके से, यानी यहाँ पे अगर आर स्मॉल प्राप्त हुआ और कैपिटल वाई, ठीक है, तो वो झुर्रीदार पीला बन गया। यानी जहां पे सबसे पहले स्मॉल आर से शुरुआत हो रहा है वो झुर्रीदार पीला बनेगा और या झुर्रीदार हरा बनेगा, और बाकी, ठीक है। और इस तरीके से यानी आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ऐसे ही आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। F2 की दूसरी पीढ़ी है, मादा युग्मक और ये नर युग्मक है, इधर ये मादा युग्मक और ये नर युग्मक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्राप्त क्या हुआ, गोल पीला जो है वो 9 प्राप्त हुआ, यानी इसमें गोल पीला, ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 4 5 और इसके बाद 6 7 8 और 9। तो ये 9 क्या हो गए, ये गोल पीला प्राप्त हुए 9, ठीक है। तो वही यहाँ पे है, गोल पीला 9 प्राप्त हुआ और गोल हरा जो है वो 3 प्राप्त हो गए, गोल हरा 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे गोल हरा 3, तो ये 3 प्राप्त हो गए। झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला 3, झुर्रीदार हरा सिर्फ 1 प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, यानी इसका जो समलक्षणी अनुपात हो जाएगा वो 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1 हो जाएगा। आप लोग इसको रट लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा करना, आप लोग इसको रट लीजिए, बिल्कुल बहुत। क्या नेक्स्ट फिजिक्स पार्ट के सबसे वायरल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फरवरी बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% पक्का आएगा, ठीक है। वो क्या है, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण हैं, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख के द्वारा आपको समझा रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कई तरह से क्वेश्चन आता है, देख सकते हो कितना बार आया है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, समझिए आप लोग। उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को क्या है कि पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है तो वो पढ़ लेंगे कि हाँ ये चीजें लिखा हुआ है। अगर वहां पे, ठीक है, बैल खड़ा है या भैंस खड़ा है, उसको हम कहेंगे थोड़ी दूर पे, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, तो वो समझ नहीं पाएगा जल्दी से कि वो गाय है या बैल है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, तो उसको पास की वस्तु दिखाई देती लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात नेत्र बिंदु अनंत पर न होकर के कम दूरी पर आ जाता है। इस दोष के इस कारण से व्यक्ति के आंखों में निकट दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। और इस दोष के जो है निम्नलिखित कारण भी हो सकते हैं। क्या क्या है, पहला कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए और जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, यानी इस तरीके से ये जो है वक्रताएं बढ़ जाती है, ठीक है, यानी ये चीजें जो है गोला बढ़ जाता है और इससे फोकस जब ये बढ़ेगा यानी कि वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस घट जाएगी। तो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए अर्थात नेत्र के गोलक जो है, ये गोला जो है गोलक का व्यास बढ़ जाता है, जिससे जो व्यक्ति है उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस अवस्था में क्या है, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे पहले रेटिना तथा नेत्र लेंस के बीच किसी बिंदु P पर बन जाएगा, ठीक है। बन जाने से प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जैसे चित्र ए में आपको अभी हम दिखाएंगे। ऐसे मनुष्य का दूर बिंदु अनंत पर न होकर आंख के काफी समीप यानी फोकस पर आ जाता है तथा बिंदु, ठीक है, निकट बिंदु भी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये अनंत से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये
जो मनुष्य का आंख होता है वो कौन सा लेंस होता है, तो वो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, क्योंकि इसके क्या है कि किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। अब यहाँ पे अनंत से जब आ रही है किरणें तो ये गोला जो है ये बढ़ गया है, इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ गई है, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना पर न बन के ये बिंदु P पर ही बन जाती है, ठीक है। तो बताइए रेटिना पर बनेगी तब ना जो भी व्यक्ति है उसको दिखाई देगा वस्तु। अब यहाँ पे बन गई तो कैसे दिखाई देगा, तो ये इस तरीके से बन जाता है। अब इसको क्या है, इसमें लेंस जो है अवतल लेंस चाहिए जो कि प्रकाश को क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है, ठीक है। अब जब प्रकाश फैलेगी तब यहाँ पे रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करना है, तो इस दोष के निवारण के लिए ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जो अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणों को इस लेंस से निकलने पर नेत्र के दूर बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती है। तब ये किरणें नेत्र लेंस के द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगता है, ठीक है। अनंत से आ रही किरणें, अब यहाँ पे हमने एक अवतल लेंस लगा दिया, ठीक है, जो कि किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। अब यहाँ से किरणें जा रही हैं, अब इस पे पड़ी अवतल लेंस पे, ठीक है, तो अवतल लेंस पे पड़ी तो ये इसको हमने यहाँ पे पीछे किया तो ये F बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो गई। अब यहाँ पे जब F बिंदु पर हुई तो ये जो आंख है इसको ये प्रतीत हो रहा है कि ये जो किरणें अनंत से नहीं बल्कि F बिंदु से आ रही है। अब ये क्या कि यहाँ पे इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना दिया, ठीक है। अब वस्तु जो है यानी कि अगर किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, तो उसको जो दोष है वो निकट दृष्टि दोष है और उसके अगर चश्मा में यूज होगा वो जाएगा डॉक्टर के पास तो डॉक्टर उसके चश्मा में अवतल लेंस का यूज करेगा जिससे उसको दूर वाली वस्तु भी दिखाई देने लगती है, ठीक है, क्योंकि रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगता है। तो ऐसे आपको पूरा ये डायग्राम जो है आपको डायग्राम बनाना है। अगर आपके ये पेपर में 100% पक्का आएगा, ठीक है, तो आपको ऐसे डायग्राम बनाकर पूरा ऐसे ही लिखना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये तरीका बहुत ही सरल तरीका हम आपको बताए हैं। सबसे पहला जो अंतर है वो क्या है कि अयस्क व खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये जो अंतर है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप सभी के एग्जाम में ऑलवेज आता है, ठीक है, कंटिन्यू आने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे खनिज, आपको अंतर लिखना कैसे जिससे आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले खनिज लिखना है या अयस्क, आप लोग कोई भी लिख सकते हो। यहाँ पे खनिज और यहाँ पे अयस्क, और आप सभी को क्या करना ऐसे यानी इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे लाइनिंग किया ना, आपको ऐसे पूरा लाइनिंग करके ऐसे लिखना है, ठीक है। यही लिखने का तरीका होता है, ये नहीं कि आप लोग यहाँ पे खनिज लिख दिए और यहाँ पे इसके अंतर लिख दिए, इसके बारे में लिख दिए, उसके बाद इसके नीचे अयस्क लिखकर ऐसे लिख दिए। ये गलत तरीका है अंतर लिखने का, इस पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये जो तरीका है ये बिल्कुल सही है कि इधर खनिज और इधर अयस्क। तो सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है, इधर हो गया खनिज और इधर हो गया अयस्क। सबसे पहले खनिज में आपको क्या लिखना है अंतर में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला है और ये 4 नंबर का है तो आपको 4 अंतर लिखना है पूरा, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो यह पहला है प्राकृतिक में भू परपट्टी के नीचे, ठीक है, भू परपट्टी के नीचे यानी जो जिसपे हम लोग चलते हैं, जो धरती माँ है, ठीक है, उनके नीचे क्या होते हैं, धातुएं पाए जाते हैं, कोयले पाए जाते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार की तेल वगैरह ये सब पाया जाता है, सब मिट्टी के अंदर पाया जाता है, सोना, ठीक है, ये सब मिट्टी के अंदर ही पाया जाता है। तो वही है कि नीचे जो धातुएं होती हैं, जिन यौगिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम आपको बता दें कि 2 या 2 से जब अधिक तत्व, ठीक है, मिलते हैं तो वो यौगिक बनते हैं। यानी 4-5 तत्व धातुएं आपस में मिली होती हैं तो उसे यौगिक कहते हैं, ठीक है, कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम पृथ्वी के अंदर खोदते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब उसकी खुदाई होती मशीनों से तो उसमें धातुएं पाई जाती हैं। और जैसे कोई भी हो गया, आयरन हो गया, सोना हो गया, कोई भी धातुएं पाई गई, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम मिट्टी में से निकालेंगे, उसकी खुदाई करेंगे, खुदाई करके मिट्टी में से उस धातु को निकालेंगे तो उसमें अनेक प्रकार की धातुएं मिक्स होती हैं। जैसे लोहा हो गया तो उसमें लोहा, सोना, कोयला, ठीक है, और भी जैसे चांदी वगैरह, यानी 4-5 धातुएं मिलकर वो होता है, ठीक है, तो उसी को खनिज कहते हैं। अब जब क्या होगा, यानी अब उस सोने में से या
उस लोहे में से, आयरन में से अब क्या हुआ, अयस्क के माध्यम से उन धातुओं को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, नीचे धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती है उन्हीं को खनिज कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे सोना है तो उसमें लोहा चिपका हुआ है, उसमें कोयला चिपका हुआ है, चांदी चिपका हुआ है, पीतल चिपके हुए हैं। ठीक है, तो वो यानी कई प्रकार की यौगिकों से वो मिलकर है, वहां पे मिट्टी में है। ठीक है, तो वही खनिज होता है। उसी को जब खुदाई करके निकालते हैं तो वो खनिज होता है। अब इसी खनिज को क्या कहते हैं, हम मशीनों के द्वारा, अनेक प्रकार की मशीनें हैं जैसे वात्या भट्टी और भी कई प्रकार की, ठीक है, फफोलेदार, यानी कई विधियां हैं। उसी मशीनों के द्वारा क्या किया जाता है, इस खनिज में से, ठीक है, अयस्क को, यानी अयस्क को निकाला जाता है। अब यहाँ पे जब खनिज को हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है, बाहर, तो इसमें से जो होता है यानी अयस्क, अब देखिए किसे कहते हैं, जिन खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो। यानी खनिज में क्या होती है, जो भी खनिज है, जैसे कोई भी लोहा हो गया उसमें, और कोयले, मिट्टी, ये सब मिले रहेंगे। तो जिस खनिज में धातुएं जो है, यानी जो हमें चाहिए धातु, जो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, धातु वो अधिक मात्रा में रहती है, यानी उसका सांद्रण कर दिया गया होता है उसमें से, यानी कि खनिज में से जो अयस्क हैं जैसे चांदी, सोना, ये सब निकाल दिए जाते हैं। तो उसमें ज्यादातर धातुएं ही रहेंगे, बाकी कम मात्रा में खनिज रहेगा। तो जिसमें अधिक मात्रा में धातुएं उपस्थित हो तथा उसे कम खर्च में, यानी अगर कोई भी चीज है, जैसे हमने यहाँ पे चावल ले लिया, ठीक है, एक प्लेट में चावल ले लिया, और इस प्लेट में जब हमने चावल ले लिया ऐसे, तो इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत इसमें जो है वो कंकड़ पत्थर इसमें मिले हुए, और ज्यादातर यानी कि 90% इसमें चावल है और 10% क्या है, कंकड़ पत्थर है। तो अगर हम इस 10%, तो इसमें क्या, चावल की मात्रा अधिक है, उसी तरीके से इसमें धातु की मात्रा अधिक है। अब इसमें जब हमको कंकड़ पत्थर 10% है, तो इसको हम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना, कम खर्च में निकाल सकते हैं। तो यही तरीका है कि इसमें क्या है, अधिक मात्रा में धातु होती है, इसको कम खर्च में इसमें से धातुएं प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, उसी को अयस्क कहते हैं। इसमें यानी कम खर्च लगेगा और खनिज में ज्यादा खर्च लगेगा। ठीक है, ये है अयस्क और खनिज। बाकी यहाँ पे देखिए सभी अयस्क खनिज होते हैं, यानी आप लोग इस अयस्क को खनिज कह सकते हो, लेकिन इस खनिज को अयस्क नहीं कह सकते। वही बात है, यहाँ पे सभी अयस्क खनिज होते हैं, और लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी अयस्क सभी खनिज जो है वो अयस्क नहीं होते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, सभी खनिजों को नहीं, और सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए, यानी इसमें से धातु निकालने के लिए जो है प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, उदाहरण आपको लास्ट में लिखना है कि कापर, ठीक है, यानी कि खनिज में क्या हो जाएगा, कापर पैरेट, जो कि कापर का अयस्क है, जिसका सूत्र है CuFeS2। इसको आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपके आएगा। और बाकी इसमें हार्न सिल्वर है, जो कि अयस्क है AgCl। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, यह है खनिज और अयस्क में अंतर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। बिल्कुल 100% गारंटी पक्का आएगा। हर साल आपके पेपर में जो अंतर है वो 2 अंतर जरूर देता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा अंतर है, इसमें क्या है कि रुधिर तथा लसिका में अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्या है रुधिर और लसिका में अंतर। तो सबसे पहले देखिए रुधिर को आप सभी लोग जानते हो, रुधिर का मतलब कि ब्लड। ठीक है, ब्लड जो कि रेड कलर का होता है। अब यहाँ पे देखिए ब्लड, और यहाँ पे ये लसिका है, और लसिका के बारे में हम आपको थोड़ा देर में बताएंगे। आप लोग इसको जानते हो, ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे इसको पहचान नहीं पा रहे कि ये लसिका क्या है। तो देखिए सबसे पहले रुधिर क्या है, रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं। ठीक है, रुधिर में क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन पाया जाता है, जिससे ये क्या होता है, RBC पाए जाते हैं, जिससे जो रुधिर का रंग होता है वो कैसा होता है, लाल कलर में होता है। ठीक है, होता है ना लाल कलर में, हो सकता है किसी स्टूडेंट्स का हरा कलर में भी होगा। ठीक है, जो ज्यादा इमली खाता हो। तो यहाँ पे क्या है कि लाल कलर के होते हैं। और आप लोग वो तिलचट्टा देखे होंगे, ठीक है, जिसको काकरोच कहते हैं क्या शायद, हाँ। तो अगर आप सभी लोग उस काकरोच को मारोगे, ठीक है, आपको मारना नहीं है, सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि उस जो काकरोच होते हैं तिलचट्टे, उसके जो खून होते हैं, ठीक है, उसके जो ब्लड होते हैं, रुधिर होते हैं, वो सफेद कलर का होता है, और बाकी सभी में क्या होता है, रेड कलर का ब्लड होता है। ठीक है,
अब देखिए लसिका, तो आप लोग रुधिर से परिचय हो गए, अब आपको लसिका से परिचय करना है। ठीक है, अब देखिए लसिका क्या होता है। जैसे लसिका में जो है, ये लसिका का रंग सफेद होता है। ठीक है, श्वेत। लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते, इसलिए इसका रंग क्या होता है, सफेद होता है। अब देखिए श्वेत कलर का होता है इसका रंग, यानी सफेद। अब देखिए लसिका क्या होता है, जैसे हम आप सभी को बता दें कि जैसे क्या होता है, कभी कभी कहीं कहीं हम लोग के बॉडी में खरोच आ जाता है। ठीक है, कहीं पर भी शरीर में क्या होते हैं, खरोच आ जाते हैं या हल्का सा चोट लग जाता है, तो आप लोग देखे होंगे ध्यान से उन घावों को जहाँ चोट लगते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता होगा कि पहले तो ब्लड निकलेगा और उसके बाद जब ब्लड बंद हो जाएगा वहां से, तो आप लोग देखोगे कि घाव पे, ठीक है, क्या हो जाएंगे कि व्हाइट कलर का वाटर की तरह उसमें व्हाइट कलर का उसमें से गिरने लगता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे, बहुत कम लोगों को ही ये लसिका, जैसे कि लसिका दिखने को मिलता है। तो क्या होता है, वही जो लसिका होता है, लसिका और वो हीमोग्लोबिन, ये सब क्या करते हैं, ये सब ब्लड को रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो उन घाव में से आप लोग देखोगे तो उसके घाव के ऊपर व्हाइट कलर का यानी पन्नी नुमा, ठीक है, पानी कलर का जो होता है परत ऐसे घाव पर चढ़ जाता है, जिससे ब्लड रुक जाता है। ठीक है, तो वही लसिका होता है, वो सफेद कलर का होता है, पानी कलर का। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये लसिका हो गई। बाकी जो रुधिर है इसमें विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है। जो ब्लड होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, लेकिन इसमें क्या है, विलेय प्लाज्मा जो है ये अधिक होती है। तभी जो ब्लड होता है वो पानी की तरह होता है। ठीक है, वो थक्के की तरह नहीं होता है, पानी की तरह होता है। और जो यहाँ पे लसिका है इसमें अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है, इसलिए जो हमने आपको बताया कि लसिका जो होती है वो घाव पर जम जाती है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये अविलेय है, जल्दी ये विलेय नहीं होता है, घुलता नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। रुधिर में ऑक्सीजन, ठीक है, O2 और पोषक पदार्थ जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और लसिका में उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा, अगर 4 नंबर का आता है आपके पेपर में, ठीक है, तो आपको 4 ही लिखना है, 3 नहीं लिखना है, नहीं तो आपको 3 ही नंबर मिलेंगे, पर अंतर पे 1-1 नंबर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको 4 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन की संख्या कम होती है रुधिर में, इसलिए रेड कलर का दिखाई देता है। और लसिका श्वेत क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसमें व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण सफेद दिखाई देता है। ठीक है, और ये अंतर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम क्लास 10th में पढ़ते थे तब भी ये अंतर आया था, और हमेशा ये अंतर आता है। किसी भी आप लोग पेपर को उठाओगे किसी भी साल के, उसमें जरूर अंतर रहेगा। आप लोग बिल्कुल इसको रट लीजिए, किसी भी प्रकार से रटिए, लेकिन आप लोग इसको बिल्कुल तैयार करें। तो यहाँ पे तीसरा, ठीक है, और इससे पहले हम आपको बता दें हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की बिल्कुल तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से बम्पर तरीके से कराई जा रही है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जल्दी से कीजिए, और आप लोग डेली कंटिन्यू वीडियो को देखिए, आपके पास समय बहुत कम बचे हुए हैं। ठीक है, और हमारे चैनल पे डेली ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग देख नहीं रहे हो। ठीक है, जिससे आप लोग क्या करोगे, अब नहीं देखोगे और समय भी कम है, अब एग्जाम में आपके नंबर कम आ जाएंगे। इसलिए आप लोग अगर अभी से आपके पास अगर थोड़ा बहुत भी समय है ना, तो मेरा एक ऐसा चैनल है जिससे आप लोग कम समय में बहुत ही अच्छी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली इंपॉर्टेंट वीडियो को बहुत, ठीक है, रोज देखिए आप लोग, और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग जितना अच्छा देखोगे, ठीक है, कमेंट करोगे हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ऐसा वीडियो चाहिए, तो हम सभी वीडियो आप सभी को देंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से जैसा हम समझाते हैं आपको वैसा कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, 100% हमारा समझाया हुआ आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप सभी लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियो को डेली देखिए। आप लोग चैनल पे विजिट करके देखिए, प्लेलिस्ट हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सभी सब्जेक्ट का बनाया, वहां से आप लोग प्लेलिस्ट में आइए, ठीक है, ऑप्शन में, और उस पर क्लिक करके आप लोग सभी प्लेलिस्ट को भी क्लिक करके देखिए। और हम आपको 2024 बोर्ड के सभी वायरल पेपर को भी बता दिए, उसका भी प्लेलिस्ट हमने बनाया, वहां से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट श्वसन तथा स्वाच्छोश्वास में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी, श्वसन और स्वाच्छोश्वास ऐसे आपको लिखना है। तो इसमें पहला क्या है, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। ठीक है, जो श्वसन होता है ये
जैव रासायनिक क्रिया होता है श्वसन यानी सांस लेना। नेक्स्ट है जैसे हम और आप सांस लेते हैं, ठीक है, खूब नाकों को सिकुड़ा सिकुड़ा कर हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। हम तो नहीं लेते, आप लोग लेते होंगे। इसके बाद देखिए यह एक भौतिक क्रिया है। श्वासोच्छ्वास क्या है, यह एक भौतिक क्रिया और ये एक जैव रासायनिक क्रिया है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा क्या, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी जो श्वसन होता है इसमें C6H12O6, ठीक है, यानी ग्लूकोज का इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और देखिए इसका दूसरा यहाँ पे है, ठीक है, इसमें जो है O2 ग्रहण तथा CO2 मुक्त किया जाता है। इसमें ग्लूकोज नहीं है, इसमें O2 को ग्रहण किया जाता है और CO2 को मुक्त किया जाता है। इन्हीं से मिलकर के ये ग्लूकोज बन जाता है। और बाकी तीसरा, इसमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी श्वसन में ऊर्जा प्राप्त होती है। बाकी यहाँ पे ये जो श्वासोच्छ्वास है इसमें ऊर्जा नहीं निकलती है। नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा, यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है, ठीक है, ये क्रिया जो है कोशिकाओं के अंदर होती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो क्या, नाक से जो हमारे सांस जाती है यानी ऑक्सीजन जाता है तो वो अंदर ही न जाकर रिएक्शन करता है, ठीक है, फेफड़ों से होकर के दायालिंद में जाता है, इस तरीके से जाता है। और यहाँ पे देखिए, और यह जो क्रिया है ये कोशिकाओं के बाहर होती है। बाकी जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया है कोशिकाओं के बाहर होती है। तो ये हो गए 4। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में कोई 3 अंतर लिखिए, ठीक है। तो अगर 3 अंतर बोल दिया तो आपको 3 ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे हम 4 बताएंगे, जिससे अगर आपको एक आंक नहीं याद है तो अगर आपको 4 पूरा याद है तो आप लोग लिख दोगे अच्छे तरीके से 3 ठोट, ठीक है। ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। पहला इसमें क्या है, यह ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में होता है। ऑक्सी का मतलब क्या है, ऑक्सी, यानी इसी से आप लोग समझिए कि इसमें ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सी ये O2 की उपस्थिति में होता है। अनॉक्सी लग गया, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ये ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में अनुपस्थिति में होता है, यानी ये उपस्थिति में नहीं होता है। नेक्स्ट दूसरा, श्वसन में क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, फ्री होती है। बाकी अनॉक्सी में क्या होता है, कम ऊर्जा जो होता है मुक्त होता है। इसी का जो होता है, यानी जो ये ऑक्सी है इसी का ठीक ये अंतर विपरीत होता है, ठीक है, दूसरा अंतर जो इसमें होती है इसमें नहीं होती अक्सर करके। नेक्स्ट तीसरा, ये कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जो ये यहाँ पे अनॉक्सी है ये सिर्फ कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। बाकी चौथा क्या है, क्रियाधार ग्लूकोज यानी C6H12O6 पूर्णतः CO2 तथा H2O में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है, यानी ये जो ग्लूकोज है ये क्या होता है कि ये पूर्ण रूप से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में यानी जल में क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और यहाँ पे अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज अपूर्णतः एथेनॉल, यानी पूर्ण रूप से नहीं, अपूर्णतः यानी अधूरे रूप से, ठीक है, ग्लूकोज अपूर्णतः एथेनॉल में और लैक्टिक अम्ल तथा CO2 में ऑक्सीकृत होता है। इस तरीके से आपको क्या करना है पूरा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।